जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट विद सूरज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन इन बैंक। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखना। हम इस टॉपिक से संबंधित लास्ट में कुछ प्रश्न भी कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आखिर राष्ट्रीयकरण होता क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। जब सरकार किसी निजी संस्था या फर्म का कुछ शेयर खरीद कर अपने नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसी को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो आइए हमारी भाषा में सुनिए। जैसे कोई संस्था को सरकार अपने अधीन कर ले। जैसे मान लीजिए मेरा चैनल है EPWS यानी एजुकेशन पॉइंट विद सूरज चल रहा है, शिक्षा के लिए निःशुल्क चल रहा है। हर युवा इससे शिक्षित हो रहे हैं। कल को भारत सरकार को लगे कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे से चलाने के लिए इसे अपने अधीन कर लेना चाहिए, तो सरकार हमारा चैनल अपने अधीन कर लेता है, तो इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। आखिर ज़रूरत क्या पड़ी राष्ट्रीयकरण करने की? इसके कारण क्या थे? जैसे पहला कारण ये हो गया कि 1950 और 60 के दशक में अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र बैंकिंग सेक्टर से अछूते रखे जाते थे। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, कुटीर उद्योग हो गया आदि छोटे मोटे उद्योग जो है इससे अछूते रखे जाते थे। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण हो गया 1960 के दशक में बैंक अपने कुल पूंजी का 60% से अधिक उद्योगपतियों को ऋण देता था और गरीब मजदूर इससे वंचित रह जाते थे। और तीसरा कारण यह है कि आम जनता साहूकार से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर थी। आज भी आप लोग गांव में देख रहे होंगे, कोई जो है 5% पर ऋण दे रहा है, 10% ऋण दे रहा है। यही सब जो है कारण है। और चौथा कारण यह है कि आज़ादी के बाद बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते रह गए। मतलब शहर में इसके शाखाएं ज़्यादा हुई और गांव तक अभी गांव में उस समय जो है कम शाखाएं पहुंच पाई। और पांचवा है सरकार की नीतियों तथा पंचवर्षीय योजना का सहयोग ना मिल पाना। और छठवां है आम जनता सिर्फ जमा करती थी, उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता था। जैसे आजकल तो लाभ मिल रहा है, लेकिन पहले उस टाइम लाभ नहीं मिलता था, केवल जमा किया जाता था बस। और अगला कारण है सातवां, बैंकों का निजी स्वामित्व था। पैसा डूबने का डर था। जैसे पैसा जमा कर दे तो कोई लेकर भाग जाए, इससे और सब लोग ज़्यादा डरे हुए थे। यही सब कारण है, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। जैसे पहला है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, जो आगे चल कर के 1809 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक में बदल दिया गया। और दूसरा है 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। और तीसरा है 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। ब्रिटिश सरकार ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में, इस सन आप लोग याद रखिएगा, 1921 में एक कर दिया। इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसका मुख्यालय बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया गया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश के केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। जैसे ही देश में 1 अप्रैल 1935 को, इस तारीख को और सन को आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक अर्थात RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। तो तत्काल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य को लेकर RBI को सौंप दिया गया। और अब सिर्फ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में 1935 से लेकर 1954 तक निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। तो नेहरू सरकार ने 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI यानी स्टेट बैंक इन इंडिया कर दिया गया।
और एसबीआई समूह के 7 छोटे छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। जैसे 7 जो बैंक थे, जैसे पहला है उसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पांचवा है स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर। इन पांचों को 2017 में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2009 और 2010 के बीच में मर्ज कर दिया गया। और सातवां है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसे 2006 या 7 के मध्य में जो है इसको मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। यही 7 बैंक थे जिसको मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। तो आप लोगों को हम थोड़ा ये बता देते हैं किसे सरकारी बैंक कहते हैं और किसे प्राइवेट बैंक कहते हैं। जैसे सरकारी बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, गवर्नमेंट बैंक जिसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जिस बैंक में सरकार का 50% से अधिक पूंजी लगा होता है और निजी लोगों का मतलब प्राइवेट लोगों का अधिकतम 49% से 49% तक मतलब, और तथा न्यूनतम जो है 0% लगा होता है, उसे सरकारी बैंक कहते हैं। मतलब सरकार का 50% और प्राइवेट लोगों का 49% अधिकतम, और न्यूनतम जो है 0% तक, उसे जो है सरकारी बैंक कहते हैं। और प्राइवेट बैंक यानी निजी क्षेत्र बैंक किसे कहते हैं? जिस बैंक में निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट लोगों का 50% से अधिक पूंजी लगा होता है और सरकार की अधिकतम 49% तथा न्यूनतम 0% लगा होता है, उसे जो है प्राइवेट बैंक अर्थात निजी क्षेत्र बैंक कहते हैं। तो आप लोग सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक जो है आसानी से समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं हम मेन टॉपिक जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया? तो आप लोग बताएंगे 2 चरणों में किया गया है। तो पहला राष्ट्रीयकरण मतलब पहला चरण जो है 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी किया गया इंदिरा गांधी सरकार ने। देश में 14 जो है बड़े बैंक, वो भी प्राइवेट बैंक थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो वो 14 बैंक कौन कौन थे, उनकी सूची इस प्रकार है। जैसे पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और पांचवा है देना बैंक, और छठवां है यूको बैंक, और सातवां है केनरा बैंक, आठवां है यूनाइटेड बैंक, नौवां है सिंडिकेट बैंक, 10वां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11वां है इलाहाबाद बैंक, और 12वां है इंडियन बैंक, और 13वां है इंडियन ओवरसीज बैंक, और 14वां जो है लास्ट जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, और सन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इन सभी बैंकों की पूंजी जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो आगे देखते हैं दूसरा राष्ट्रीयकरण मतलब कब किया गया। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को, ये डेट और तारीख आप लोग याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1980 को पुनः दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो इन राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 14 वो थे और 6 20 हो गई। 14 बैंक पहली बार किए गए राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था और 6 बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये 6 बैंक कौन कौन थे? जैसे आंध्र बैंक हो गया, और कारपोरेशन बैंक हो गया, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, और 20वां विजया बैंक हो गया। तो आगे देखते हैं जो कुछ विलय हुए हैं बैंकों का, वो देखते हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दी गई। इसी प्रकार इनकी संख्या एक घट गई, 20 थी, जब ये विलय हो गए इनकी संख्या 19 हो गई।
राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। शहर से बढ़कर बैंक देहात की तरफ चल दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 1969 को देश में बैंकों की सिर्फ 8,322 शाखाएँ थीं और 1944 आते आते यह आंकड़ा 60,000 कितना 60,000 को पार कर दिया। इसका फ़ायदा यह हुआ कि बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ और आगे बतौर कर्ज बांटा गया, ताकि जो लघु उद्योग थे, कृषि उद्योग, छोटे मोटे उद्योग तो हस्तकला उद्योग हो गए, उसको कर्ज दिया जा सके और आगे काम वो कर सकें। तो अगला पॉइंट देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया, देना बैंक और विजया बैंक। और आगे देखते हैं, अभी पिछले साल यानी 1 अप्रैल 2020 को ही 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। वो 4 बैंक कौन कौन थे और उनमें किनका किनका विलय किया गया? जैसे पीएनबी में यानी पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया। जैसे पहला हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 2 बैंकों का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो इन 2 बैंकों को आप लोग कैसे याद करेंगे, उसका हम एक जुगाड़ बता रहे हैं। जैसे नीरव मोदी थे, वो जो है पैसा लेकर कहाँ भाग गए थे? विदेश भाग गए थे। और पैसा किसका लेकर भागे थे? पीएनबी बैंक का लेकर भागे थे। और ये जो आप ओरिएंटल बैंक देख रहे हैं और दूसरा यूनाइटेड बैंक देख रहे हैं, इनका नाम जैसे लग रहा है विदेशी नाम लग रहा है ना, तो इसी से आप नीरव मोदी जैसे पीएनबी का लेकर भागे थे पैसा, और ये नाम जो है विदेशी लग रहे हैं, ऐसे आप मतलब याद कर सकते हैं इसको इसी से। और दूसरा बैंक है जैसे यूनियन बैंक में कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया। और दूसरा बैंक है मतलब यूनियन बैंक में कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया। जैसे आंध्रा बैंक को और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में विलय किया गया। और तीसरा है केनरा बैंक में कौन कौन से बैंकों का विलय किया। केनरा बैंक में सिर्फ सिंडिकेट बैंकों का विलय किया गया। और चौथा है इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। यही 4 बैंक थे और इनमें जो बैंकों का विलय किया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की कुल संख्या जो है 12 हो गई है। जैसे आप 12 बैंकों की सूची देख रहे हैं, इसमें पहला है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, और तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है केनरा बैंक, और 5वां है यूनियन बैंक, और 6वां है इंडियन बैंक, और 7वां है बैंक ऑफ इंडिया, और 8वां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और 9वां है इंडियन ओवरसीज बैंक, और 10वां है पंजाब एंड सिंध बैंक, और 11वां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 12वां है यूको बैंक। इस 12 बैंकों में भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है एसबीआई है, और दूसरा पीएनबी है, और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। जो लिस्ट में क्रमानुसार दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से है। तो आप लोग इस वीडियो में थ्योरी के माध्यम से देखा कि राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं और क्या क्या कारण थे राष्ट्रीयकरण करने के, और सरकारी बैंक क्या होते हैं और प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, और राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया और राष्ट्रीयकरण दूसरी बार कब किया गया, और सभी बैंकों का विलय कब किया गया। तो इस टॉपिक से संबंधित हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में किया गया। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में किया गया। और पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, और पहला एसबीआई है, और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, चौथा केनरा बैंक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ। तो आप लोग बताएंगे सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ, जो चौथा भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और अगला प्रश्न है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। तो इसका उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है।
और अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? जैसे हमने आप लोगों को पीछे बताया और लिस्ट भी पूरा दिया गया, क्रम वाइज याद कर लीजिएगा उसे। तो भारत में वर्तमान में जो है 12 जो है सरकारी बैंक हैं, 12 जो है सार्वजनिक बैंक यानी सरकारी बैंक हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला बैंक 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है, सही अर्थों में भारत का पहला बैंक किस बैंक को माना जाता है? तो जो है बैंक ऑफ बंगाल, जो 1806 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो आगे चल कर के 1809 में बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। और तीसरा बैंक जो है बैंक ऑफ मद्रास, उसकी स्थापना 1843 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कौन से बैंक में की गई और स्थापना कब की गई? ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय किस बैंक में किया गया और इसकी स्थापना कब की गई? तो हमने बताया था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था, 1921 में। और अगला बैंक है, और अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय के द्वारा 1921 में की गई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में SBI में कर दिया गया और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, सभी प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो अगला प्रश्न है, 1865 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो 1865 में इलाहाबाद बैंक जो है उसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा पहला बैंक कौन सा है जिसमें पहली बार भारतीयों को भी प्रबंधन में शामिल किया गया था? तो वो बैंक है अवध कमर्शियल बैंक, इसमें जो है प्रबंधन में शामिल किया गया था। और अगला प्रश्न है, वह पहला बैंक कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित किया गया था? ये जो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें इसकी जो है स्थापना 1895 में किया गया था। और जो लाला लाजपत राय थे, 2-3 लोग और थे, इन्हीं लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, वह पहला बैंक कौन सा है जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्ण रूप से भारतीयों के पास था? तो वो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में हुई। इस क्वेश्चन में देखिए स्वामित्व व प्रबंधन की बात की है, वो भी भारतीयों के पास, और ऊपर वाले प्रश्न में था भारतीयों का प्रबंधन, सिर्फ उसमें प्रबंधन था, इसमें स्वामित्व और प्रबंधन दोनों है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, RBI एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो RBI एक्ट 1934 में पारित किया गया था। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे। और अगला प्रश्न है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो हमने आप लोगों को बताया था पीछे, राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरे बैंकों का जो है दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष SBI में 5 सहयोगी बैंकों का SBI में विलय किया गया? तो 2017 में जो है 5 सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया SBI में। और 2009 और 10 के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जो है विलय कर दिया गया। और 2006 और 7 के मध्य में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को जो है SBI में विलय कर दिया गया। और अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में
तो हो गया देना बैंक और विजया बैंक, इन दो बैंकों का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 में 10 बड़े बैंकों का विलय करके कितने बैंकों की स्थापना की गई? अभी पिछले साल का ही करंट का क्वेश्चन है। तो 4 बैंकों में इसका विलय किया गया, 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में विलय किया गया। और अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ? अभी हमने पीछे बताया आपको। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो है 19 जुलाई 1969 को, इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और जिसकी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक थी। और उस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और दूसरा चरण जो है 14 अप्रैल 1980 को किया गया था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें उसकी संपत्ति जो है 200 करोड़ से अधिक थी और इस टाइम भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक जो है SBI है। एक पॉइंट आप लोग और ध्यान दीजिएगा, SBI जो है अपना नीला लोगो कब जारी किया था? तो 1971 में अपना नीला लोगो जो है जारी किया था। और अगला प्रश्न है, विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की माँ यानी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की उपमा प्राप्त है विश्व में? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को विश्व की माँ कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये हमारी वीडियो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो हमने थ्योरी और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कराया, तो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पेट से संबंधित जुड़े हुए टॉपिक आपको आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।